हाँ जी, गुड इवनिंग। एक स्थिति विज्ञान का हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था और वो कुछ नेटवर्क एरर के कारण या फिर ऐप के किसी मैनेजमेंट के कारण क्या हो गया था, थोड़ा ब्लर हो गया था। तो एक उस जो लेक्चर सेकंड नंबर का जो अपना स्थिति विज्ञान का लेक्चर था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको अपन आज दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं एक बार के लिए। और आप लोगों को असुविधा ना हो उसके लिए ये जो वीडियो आपको मिलेगा ये आपको रिकॉर्डेड सेक्शन जो आपका लाइव, एक तो लाइव क्लासेस वाला सेक्शन आता है ना, एक वीडियोस का सेक्शन आता है, उस वीडियोस के सेक्शन में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बात क्या है, बेसिकली बात इतनी सी है कि आपने ये जिन्होंने लाइव पढ़ा हुआ है उन बच्चों का तो ये लेक्चर देखा हुआ है, जिन्होंने बाई मिस्टेक मान लीजिए किसी समय के कारण लाइव नहीं पढ़ा होगा उनको ये लेक्चर आज रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहां अपन ने बलों के संयोजन और वियोजन के बारे में चर्चाएं की थी। आप इससे पहले की जो अपनी क्लास हुई थी उसमें अपन ने बलों के संयोजन के लिए कुछ बातें पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको दो बलों का संयोजन पढ़ाया था। दो बलों के संयोजन में हमने दो रेखीय बलों का संयोजन एक दिशा में होने के कारण और विपरीत दिशा में होने के कारण क्रमशः बलों का योग और बलों के अंतर से दिया जाता है, ऐसा पढ़ा। और तिर्यक संयोजन भी अपन ने पढ़ा था। तिर्यक संयोजन के अंतर्गत दो बलों P और Q को यदि परस्पर अल्फा कोण पर क्रियाशील करवाया जाए तो उनका परिणामी किस सूत्र से दिया जाएगा, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कोस अल्फा वाले फॉर्मूले से दिया जाएगा। और परिणामी का बल P से जो कोण होता है थीटा, उसके लिए जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स q sin अल्फा डिवाइड बाय p प्लस q cos अल्फा। आपको मैंने ये भी बताया था कि बल का परिणामी ज्ञात करने का यह है, जिस सूत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं इस सूत्र का डेरिवेशन एक नियम के तहत होता है, उस नियम को अपन समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। लेक्चर में अपन जो संयोजन वाले विषय को अपन ने पढ़ा था उसके कुछ प्रश्न अपन कर रहे थे, तो वही जो प्रश्न अपन ने उस लेक्चर में रिकॉर्ड किए थे उन्हीं को ही मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूं कि कौन कौन से प्रश्न अपन ने वहां किए थे, कैसे कैसे उनको हल किया था। उसके बाद हमने वहां वियोजन का विषय पढ़ा था, उस वियोजन के बारे में भी अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। और एन बलों का संयोजन भी अपन ने पढ़ा था। ये करके इस टॉपिक को मिला के सारा अपना वो लेक्चर बना था, उसी की अपन रिकॉर्डिंग दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे और आपको वही प्रश्न दोबारा रिपीट करने हैं, दोबारा देखते चलना है कि क्या क्या अपन उसमें बातें की थी अपन ने और क्या क्या अपन वही बातें दोबारा अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो देखिए, पहला जो प्रश्न अपन ने वहां किया था वो है कि यदि दो बल आपको दिए गए हैं P और 2P, उनका रिजल्टेंट फोर्स जो है ना वो परपेंडिकुलर है किस पर, P पर। यदि दो बलों P व Q का परिणामी जो बल है वह P पर ही लंबवत हो जाए तो बताओ बलों के मध्य का कोण कितना आएगा। ये एक प्रश्न था, इस प्रश्न को अपन सरल करने का प्रयास करते हैं। देखो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं अपन प्रश्न को। क्या कह रहा है, P तथा Q परिमाण वाले दो बलों का रिजल्टेंट परिणामी बल P पर क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको बलों के मध्य का क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है, ये आपका सवाल है। डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूं। मान लीजिए कि ये वाला बल है P, परिणामी क्या बताया है, परिणामी बताया है P पर लंबवत है। तो एक बार के लिए मैं इसका परिणामी ड्रॉ करता हूं। इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो बताया है कि परपेंडिकुलर है P पर। मान लीजिए यह जो क्रिया रेखा है, ये जो क्रिया रेखा अपन ने ब्लू पेन से बनाई है, ये परिणामी की क्रिया रेखा है। परिणामी एक बार के लिए अपन R मान लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। दूसरा जो बल दिया गया है वो कितना है, दूसरा जो बल दिया गया है वो है 2P। आपको पता है परिणामी हमेशा समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है, तो दूसरा जो बल होगा वो इस दिशा में आएगा 2P। ये जो दूसरा बल है ये इस प्रकार आपको दिया गया है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोलता है कि परिणामी P पर परपेंडिकुलर है। परिणामी P पर क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब थीटा जिस एंगल को अपन कहते हैं ना वो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। आपको बलों के मध्य का कोण मतलब P और 2P के मध्य का कोण ये जो अल्फा है ये आपको क्या करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। छोटा सा प्रश्न है, केवल बलों के मध्य कोण ज्ञात करने वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे अपन। परिणामी वाला जो एंगल था ना उसका यूज करके अपन बलों के मध्य का कोण निकाल देंगे। तो आप क्या जानते हो, आप एक फॉर्मूला जानते हो खाली, थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स q sin अल्फा बटे p प्लस q cos अल्फा। यहां q की बजाय कौन आ रहा है, 2p प्रयोग में आ रहा है, तो ये आएगा 2p sin अल्फा बटे p प्लस q, के स्थान पर आपका कौन यूज हो रहा है, 2p cos अल्फा। इस वाले फॉर्मूले का अपन प्रयोग करेंगे। और आप जानते हो इस प्रश्न में किसका मान आपको दिया हुआ है, इस प्रश्न में थीटा का मान आपको दिया हुआ है और थीटा का यह मान आपको कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ये tan इनवर्स इधर आ जाएगा
tan 90 बनेगा और tan 90 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो गया तो डिनोमिनेटर जो है ना, वो डिनोमिनेटर किसके बराबर हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही आप डिनोमिनेटर को 0 करोगे और यहां से किसका मान ज्ञात करोगे, यहां से cos अल्फा का मान निकालोगे, तो cos अल्फा का मान कैलकुलेशन के बाद आपका माइनस का 1/2 आएगा। यहां से अगर अपन अल्फा का मान निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हो, बेहद आसानी से निकाल सकते हो। cos अल्फा का मान माइनस का 1/2 कितने डिग्री के एंगल पे आएगा, 120 डिग्री के एंगल पे आएगा। अगर मैं रेडियन पद्धति में बात करूं तो रेडियन पद्धति में ये 2π/3 रेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल सा प्रश्न है। क्या दिया गया है, दो बल दिए गए हैं P और 2P, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर बताया गया है, किस पर, P पर परपेंडिकुलर बताया है। बलों के मध्य का कोण आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। सीधा अपने परिणामी का बल P के साथ जो कोण वाला सूत्र हमने पढ़ा है, उसी सूत्र का हमने प्रयोग किया, प्रयोग करते ही अपने पास एंगल आ गया, इजीली आ गया, है ना। बहुत सिंपल सा प्रश्न। अगला देखो क्या है, ये बोल रहा है कि यदि P तथा Q का परिणामी बल R है, एक फोर्स P दिया है, एक फोर्स Q दिया है, दोनों का रिजल्टेंट कितना बताया है, दोनों का रिजल्टेंट बताया है R बल दिया है। आगे क्या बोलता है, यदि परिणामी R का P की दिशा में रिजोल्व्ड पार्ट, परिणामी R का P की दिशा में वियोजित भाग जो है किसके बराबर है, Q के बराबर है, तो बलों के मध्य का कोण भी ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ आपको क्या भी निकालना है, परिणामी बल R का मान भी ज्ञात करना है। आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, इस प्रश्न को आप परीक्षा के लिए जरूर तैयार करना। ठीक है, डायग्राम अपन एक बार बना लेते हैं, उसके बाद ये बहुत सरल प्रश्न है, मुश्किल नहीं है। कोण के इसके 2-3 उत्तर आते हैं, अलग अलग प्रकार से कई बार इसका एंगल को डिफाइन कर देता है। तो अपन दोनों स्थितियां देख लेते हैं कैसे अलग अलग तरीके से कोण को निकालता है। ठीक है, कह रहा क्या है वो सुन लो आप तो खाली। ये कह रहा है कि दो बल आपको दिए गए हैं P और Q। ये मान लिया अपन ने, पहला बल P मान लिया, ये दूसरा बल क्या मान लिया अपन ने, Q मान लिया। सवाल क्या करें, आप जानते हो P और Q दो तिर्यक बल दिए थे, परिणामी हमेशा अपन समांतर चतुर्भुज नियम से निकालते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से निकालते हैं, तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है ना। इसका परिणामी बल R बताया है, परिणामी हमेशा इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की दिशा में, डायगोनल की डायरेक्शन में होता है। इसका जो परिणामी बल है वो कौन बताया है, परिणामी बल आपको बताया है R आएगा। ये परिस्थिति आपको बताइए। साथ ही साथ क्या कह रहा है कि R का P की दिशा में वियोजित भाग, R का P की दिशा में वियोजित भाग का मतलब है कि R का P की डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर डाल दो। R का P की डायरेक्शन में क्या डाल दीजिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो R का P की दिशा में वियोजित भाग कहां से कहां तक है, A से लेके D तक का या M तक का ये पार्ट है। AB और BM दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, AB प्लस BM दोनों मिला के कहलाते हैं परिणामी का P की दिशा में वियोजित भाग। आपको याद होगा जब मैं परिणामी के लिए सूत्र डिराइव कर रहा था, उस स्थिति में मैंने इस AM का मान निकाला था, और AM का मान मैंने कितना निकाला था, याद करके बताओ। AM का मान निकाला था मैंने AB प्लस BM से। AB के बराबर परिमाण तो P का परिमाण दिया हुआ है, और BM की लंबाई याद ना, ये वाला Q है तो ये वाला भी Q आएगा, बलों के बीच कोण अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, ये वाला भी एंगल अल्फा आएगा, तो ये Q cos अल्फा के बराबर आ जाएगा। परिणामी का बल P की दिशा में वियोजित भाग कितना होता है, P प्लस Q cos अल्फा के बराबर होता है। ये वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको डेरिवेशन याद है तो आप एक सेकंड में डिराइव भी कर सकते हो। P की दिशा में है तो P तो इटसेल्फ खुद आएगा, Q का रिजोल्व पार्ट आ जाएगा, Q का वियोजित भाग आ जाएगा, Q का अल्फा की डायरेक्शन में वियोजित भाग कितना हो जाएगा, Q cos अल्फा हो जाएगा। अगर ये ऐसे कहता कि परिणामी का P के लंबवत वियोजित भाग, तो वो Q sin अल्फा के बराबर आता है ना। ये वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, ये किसके बराबर आता है, Q sin अल्फा के बराबर आता है। किंतु उसने केवल P की दिशा के वियोजित भाग की बात की है, इसीलिए मैंने केवल P प्लस Q cos अल्फा लिखा है। यह P प्लस Q cos अल्फा किसके बराबर दिया हुआ है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। परिणामी का P की दिशा में वियोजित भाग किसके बराबर है, इसको आपको Q के बराबर दिया हुआ है। ये इक्वेशन आपको प्रश्न में दी हुई है। ये हो गया परिणामी का P की दिशा में वियोजित भाग किसके बराबर है, Q के बराबर है, ऐसा उसने सवाल में कहा है आपको। यहां से आपको प्रश्न क्या बोल रहा है, बलों के मध्य का कोण निकालिए। बलों के मध्य कोण आपने अल्फा माना हुआ है, दैट इज आपको अल्फा निकालना है, निकल जाएगा यहां से अल्फा। यहां से किसका मान आ गया, देखो यहां से cos अल्फा का मान आ गया, और cos अल्फा का मान आ गया P माइनस Q अपॉन Q। ठीक है, मैं दूसरे शब्दों में कोण को क्या लिख सकता हूं, कोण को लिख सकता हूं cos इनवर्स Q माइनस P अपॉन Q से अपन लिख सकते हैं। हो सकता है आपको ऑप्शन में यही उत्तर मिल जाए। बलों के मध्य का कोण कितना आएगा, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स Q माइनस P डिवाइड बाई Q। ये आपको एक रिजल्ट मिल सकता है, पर अमूमन वो जो प्रश्न बनाने वाला होता है ना, वो ये उत्तर नहीं देता है, इसका एक आंसर वो और निकालता है। दूसरा आंसर इसका कैसे निकलेगा, साइन इनवर्स के पदों में निकलता है, उसको अपन और निकाल के देखते हैं।
अगर मैं इसी समीकरण में कोस अल्फा का इधर ट्रांसफर कर लूं, पक्षांतरण कर लूं, तो Q के गुणा में आ जाएगा 1 माइनस कोस अल्फा बराबर में आ गया P। यहां से मैं क्या करूं, Q का भाग लगा दूं और इसको लिख दूं मैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा P अपॉन, ये हो जाएगा P अपॉन Q के बराबर, P अपॉन Q के बराबर। अगर मैं यहां से अल्फा का मान निकाल दूं तो कितना आएगा, आप जानते हो 2 का भाग लगेगा, वर्गमूल लगेगा, साइन इनवर्स लगेगा, तो अल्फा का मान आएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट P अपॉन 2Q। आपको अल्फा इस पदों में भी दिया जा सकता है, और अगर आपका ये प्रश्न परीक्षा में मान लीजिए कि आएगा तो ऑप्शन यही आएगा, ठीक है। ये बहुत रेयरली आपको वो ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो दो प्रकार से अपन इस एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोस इनवर्स के पदों में भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स के पदों में भी कर सकते हैं। कोस इनवर्स के पदों में यह है Q माइनस P अपॉन Q, कोस इनवर्स Q माइनस P अपॉन Q से दिया जाएगा। साइन इनवर्स के पदों में यह है 2 साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ P अपॉन 2Q से दिया जाएगा। दोनों ही आंसर आपके सही है, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, ठीक है। यहां एक बात वो और भी बोल रहा है कि परिणामी R का मान भी क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो रिजल्टेंट फोर्स R निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, परिणामी का सूत्र लगा देंगे। परिणामी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ, परिणामी के लिए फॉर्मूला होता है R स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। परिणामी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दो बल आपको P और Q दिए गए हैं, उनका परिणामी R दिया हुआ आपको, तो परिणामी के लिए सूत्र बनेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। और आपके सामने है कि आपने अभी कोस अल्फा का मान निकाला था, कोस अल्फा का मान आया था Q माइनस P अपॉन Q, तो आप यहां रख दीजिए Q माइनस P अपॉन Q, एक Q से एक Q कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा हुआ परिणामी आप लिख दीजिए। यहां से परिणामी R का मान कितना आ जाएगा बताओ, यहां से परिणामी R का मान आएगा वर्गमूल, किसका वर्गमूल आएगा, एक तो ये Q स्क्वायर का पद आएगा, देखो ना, एक ये पद आएगा 2PQ का पद आएगा, तो प्लस का 2PQ का एक पद आ गया, माइनस का 2P स्क्वायर और प्लस का P स्क्वायर मिलकर रह जाएगा माइनस का P स्क्वायर। तो परिणामी का मान इस स्थिति में कितना आएगा, परिणामी का मान इस स्थिति में आएगा वर्गमूल किसका, Q स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस P स्क्वायर का वर्गमूल। ये आपका क्या आएगा, ये आपका परिणामी आएगा। उस लेक्चर में अपन ने पहले जो दोनों प्रश्न किए थे वो ये दोनों प्रश्न, ठीक है। चलो उसके बाद में अपन ने वहां क्या पढ़ा, उस पर अपन एक एक करके और चर्चा करते हैं। देखो अपन ने वहां 5-6 प्रश्न संयोजन के किए थे, उसके बाद वियोजन की प्रक्रिया को समझा था, उसके बाद वियोजन के प्रश्न किए थे, है ना। मैं आपको अगला प्रश्न बताता हूं कि वो अगला प्रश्न क्या था जो हमने वहां पढ़ा था। संयोजन पर आधारित एक प्रश्न और है वो, और वो प्रश्न था यदि दो बलों 3P और 2P का परिणामी R है। प्रश्न क्या था वो, प्रश्न था यदि दो बलों 3P व 2P का परिणामी कितना है, R है। ये आपको एक इक्वेशन आपको बना के दी है, ये मैथमेटिकल बनाओगे तो इक्वेशन बन जाएगी। प्रथम बल को दुगना करने पर परिणामी भी दुगना हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है, प्रथम बल कौन सा है, 3P वाला। प्रथम बल को दुगना करने पर, प्रथम बल को दुगना करने पर परिणामी भी मतलब R भी क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। ये आपको दूसरी इक्वेशन दे दी है। दो समीकरण बन गई आपकी यहां से ना, एक समीकरण तो 3P और 2P का परिणामी R है, इस वाक्य से बन जाएगी, और दूसरी समीकरण बलों को दुगना करने से और परिणामी भी दुगना हो जाता है, इस बात से आपकी दूसरी इक्वेशन निकल जाएगी। बलों के मध्य का कोण ज्ञात करो। बलों के मध्य का क्या निकालना है आपको, एंगल फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्सेस। ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। यहां आपके कुल दो चित्र बनेंगे, दो डायग्राम बनेंगे। पहला डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3P और 2P का रिजल्टेंट फोर्स कौन है, R, इस बात को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा डायग्राम जो प्रश्न की दूसरी परिस्थिति दी हुई है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो एक एक करके अपन दोनों चित्र बनाते हैं, दोनों चित्र से क्या क्या इक्वेशन अपनी बनेगी उनको अपन बनाते हैं, फिर अपन सोल्व कर लेंगे। पहली परिस्थिति क्या थी, पहली परिस्थिति की दो बल आपको दिए हुए हैं, ये लो जी साहब मैंने दोनों बल रिप्रेजेंट कर दिए। एक बल तो उसने दिया है 3P, एक बल दिया उसने 2P, और रिजल्टेंट फोर्स कितना बताया है, रिजल्टेंट फोर्स उसने बताया है, परिणामी का मान है R, ठीक है। ये पहली स्थिति आपको बताई है। दूसरी स्थिति में वो क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति में वो कह रहा है कि 3P को डबल कर दो। 3P को डबल कर दो मतलब पहले से 3P अब उसको 6P कर दो। आपको पता है, मैंने आपको एक बात बताई थी
कि यदि बल की क्रिया रेखा बल के अनुपात में नहीं बनाई जाएगी तो आपके प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। तो बल की क्रिया रेखा सदैव उतनी लंबी बनाइए जितना बल का परिमाण हो। ठीक है, अब देख लीजिए, मैंने ये रेखा थोड़ी सी बड़ी बनानी है, ये थोड़ी सी छोटी बनानी है। 3p को थोड़ा सा बड़ा करके डबल कर दो, 6p के बराबर कर दो, ये 6p रह गया, है ना। दूसरा वाला बल कितना ही है, दूसरा वाला बल 2p ही है आपका, तो ये बल कितना ही आएगा, ये बल 2p ही आएगा। तो एक बल तो हो गया 6p और दूसरा रह गया 2p। क्या कह रहा है कि प्रथम बल को दुगना करने पर परिणामी भी कितना रह गया, परिणामी भी दुगना रह गया। तो पहले परिणामी कितना था r, अब परिणामी कितना हो गया है, अब परिणामी हो गया है 2r। प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये जो परिस्थिति है इसमें बलों के मध्य का कोण कितना दिया हुआ है, बलों के मध्य का कोण अल्फा दिया हुआ है। ये अपने मान लिया अल्फा अपने को निकालना है। अब यहां एक सावधानी जो आपको रखनी होगी वो आपको ये रखनी है कि परिणामी बल दुगना हो गया, जो बल 3p दिया गया था वो भी दुगना हो गया। क्या बल के दुगना हो जाने से एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो प्रश्न है, जवाब है नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि केवल आपने बल को परिमाण में बढ़ाया है, बल की दिशा में परिवर्तन यहां नहीं किया है। सवाल में ऐसा कोई भी वाक्य इस बात को इंगित नहीं करता है कि आपने बल की दिशा बदल दी है। 3p और 2p के बीच में एंगल भी अल्फा ही था, बस आपने फोर्स बढ़ा दिया, उधर दिशा वही रखी है, बल बढ़ा दिया बस। 6p और 2p के बीच एंगल भी कितना ही है, अल्फा ही है। आपको बस परिणामी वाले सूत्र का इस्तेमाल करना है, 2 बार परिणामी वाला सूत्र लगाना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बताओ क्या आएगा। परिणामी वाला सूत्र लगाइए, परिणामी r है, r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, p की जगह यार 3p काम कर रहा है, p स्क्वायर प्लस q, q की जगह यार 2p काम कर रहा है, प्लस 2p q cos अल्फा। आगे बात समझ में? मैंने वो जो मेरा सूत्र था ना, उसमें जहां जहां मुझे p नजर आ रहा था उसकी जगह मैंने 3p रख दिया है, और जहां जहां मुझे q नजर आ रहा था उसकी जगह मैंने 2p रख दिया है, बाकी मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ये बनेगा 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, ये कितना बन गया, 3 टू द 6 टू द 12, 12p स्क्वायर कोस अल्फा। थोड़ा और ठीक कर लीजिए, यहां से आपको r स्क्वायर का मान कितना मिल गया, 9 और 4 13p स्क्वायर, तो ये बन गया, और ये बन गया 12p स्क्वायर कोस अल्फा, है ना। दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, दोनों में से आपका p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 13 प्लस 12 कोस अल्फा के बराबर। ये समीकरण नंबर आपकी 1 हो गई। ये किस परिस्थिति में समीकरण बनी, जब आपने ये जो बलों का अरेंजमेंट था उस अरेंजमेंट में आपने परिणामी का सूत्र लगाया है। इसी प्रकार आप क्या कीजिए, दूसरे अरेंजमेंट में परिणामी का सूत्र लगा दीजिए। इस बार परिणामी 2r है, तो इधर आएगा 2r का वर्ग, p की जगह 6p काम में आ रहा है ना, q की जगह 2p काम में आ रहा है, 2p की जगह 6p है, q की जगह 2p है, साथ में एंगल उतना ही है cos अल्फा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, ये बनेगा 4r स्क्वायर बराबर कितना होगा, देखो 36 तो ये रहा और 4 ये रहा, तो 40p स्क्वायर तो 1 बन गया, और ये बन गया 6 दूनी 12 दूनी 24 कोस अल्फा 1 बन गया। इन दोनों के गुणा में भी कौन आ जाएगा, इन दोनों के गुणा में भी p स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, समीकरण नंबर 1 का प्रयोग कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 को यूज करने से मेरा क्या तात्पर्य है, r स्क्वायर का जो मान था वो यहां रख दीजिए, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन बताओ, 4 r स्क्वायर की जगह में कौन सा मान रखूं, ये वाला r स्क्वायर की जगह मैंने कौन सा मान रख दिया, r स्क्वायर की जगह मैंने मान रख दिया p स्क्वायर, साथ में कितना आएगा 13 प्लस 12 कोस अल्फा आ जाएगा ना, बराबर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है p स्क्वायर के साथ कितना आ रहा है, p स्क्वायर के साथ आ रहा है 40 प्लस 24 कोस अल्फा। ये p स्क्वायर दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप रिजल्ट निकाल दीजिए, 13 चौक 52 तो ये हो गया, 48 कोस अल्फा 1 हो गया, ये बराबर हो गया 40 प्लस 24 कोस अल्फा। निकाल दो, रिजल्ट क्या आएगा, ये 52 में से 40 गया, मैं यहां लिख रहा हूं बाकी गणना, है ना। ये 52 में से 40 गया तो ये बन गया 12, बराबर 24 में से 48 गया तो बन गया माइनस का 24 कोस अल्फा। यहां से फिर से एक बार कोस अल्फा का मान आ गया -1/2, मतलब अल्फा का मान कितना डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री, या रेडियन में कितना आ जाएगा, 2π/3। ठीक है, इस प्रश्न में समझने लायक सिर्फ एक बात थी। समझने लायक बात क्या थी कि बल के परिमाण में कमी या वृद्धि कर देने से दिशा में कमी या वृद्धि, दिशा नहीं बदल जाती है। केवल आप जैसे मान लीजिए आपने किसी बस को धक्का लगाया, ठीक है, दुगने जोर से धक्का लगा दिया बस, उससे ये थोड़ी होगा कि बस घूम के उधर चली गई, ऐसा नहीं है, है ना। आपने केवल बस की
एक जो डायरेक्शन फिक्स की थी उसी डायरेक्शन में आपने क्या किया, थोड़ा सा अपना प्रेशर और बढ़ा दिया, थोड़ा सा आपने बल और बढ़ा दिया। उस बल के बढ़ाने से बल के परिमाण में तो वृद्धि होगी लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले भी दिशा अल्फा कोण से व्यक्त की जा रही थी और बाद में भी दिशा किससे ही व्यक्त की जा रही है, अल्फा कोण से ही व्यक्त की जा रही है। ठीक है, अगला देखिए क्या प्रश्न था अपना। अगला प्रश्न क्या था देखिएगा, दो समान बल। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आप एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से तैयार करना है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दो समान बल, आपको दोनों के दोनों बल क्या दिए हुए हैं, दोनों के दोनों बल इक्वल दिए हुए हैं। दो समान बल परस्पर 2 अल्फा कोण पर झुके हैं, दो समान बल परस्पर 2 अल्फा कोण पर झुके हैं। एक परिस्थिति आपको दी है कि दो इक्वल फोर्सेस है और उनके बीच का जो एंगल दिया गया है वो आपको 2 अल्फा दिया गया है। फिर क्या बोल रहा है, इन बलों का परिणामी जब ये 2 बीटा कोण पर कार्यरत है से दुगना है। इन बलों का परिणामी जब ये 2 बीटा कोण पर झुके हों, कोण पर झुके हों से क्या है, से दुगना है। तो आपको अल्फा व बीटा में क्या संबंध है ये आपको ज्ञात करना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। दो इक्वल फोर्सेस लिए, पहले तो उनको 2 अल्फा कोण पर लगाया, बाद में उन्हीं को ही 2 बीटा कोण पर लगाया। 2 अल्फा कोण पर जब ये लगाया तब एक परिणामी था उसकी गणना कर ली, 2 बीटा कोण पर लगाया तब भी परिणामी की गणना कर ली। दोनों परिणामी में जब तुलना की गई तो यह पाया गया कि 2 बीटा वाले परिणामी से डबल आया। कौन सा वाला परिणामी, 2 अल्फा वाला परिणामी, ऐसा वो सवाल में कह रहा है। दोनों परिस्थितियों में आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए। बाद में अपन क्या करते हैं, बाद में अपन एंगल निकालते हैं, अल्फा किस रिलेशन से आएगा, बीटा किस रिलेशन से आएगा, है ना। क्या कह रहा है देखो, आपको ये कह रहा है कि पहले आपको दो समान बल लेने हैं और दोनों समान बलों के मध्य कितना कोण बनाना है। दो बल समान समझ गए ना, इधर वाली भुजा की लंबाई इधर वाली भुजा की लंबाई बराबर ही आएगी। दोनों बल मान लेते हैं, इधर भी बल P ही है और इधर भी बल P ही है, दोनों तरफ अपन ने बल P ले लिया। इधर एंगल कितना ले लिया, इनको पहले 2 अल्फा कोण पर लगा दिया, 2 अल्फा कोण पर लगा के क्या निकाल लिया, 2 अल्फा कोण पर लगाकर परिणामी निकाल लिया। ये जो ब्लू लाइन है किसको रिप्रेजेंट करती है, ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है ये परिणामी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, बाद में क्या करना है, बाद में आपको अरेंजमेंट बदल देना है, बस बलों की व्यवस्था बदल देनी है। व्यवस्था बदलने से मेरा तात्पर्य क्या है कि बल फिर से ही P और दोनों समान बल ही है। इस बार सिर्फ आपने एंगल बदल दिया, पहले वाला बल P ही है, दूसरे वाला बल P ही है। व्यवस्था में सिर्फ आपने क्या बदला, व्यवस्था में सिर्फ आपने कोण बदला। ये कोण जो पहले 2 अल्फा था उसको आपने कम या ज्यादा करके 2 बीटा कर दिया, जैसा भी आपने कर दिया 2 बीटा कर दिया। उसने बताया है एंगल, उसने एंगल बताया तो हमें लोड लेने की दरकार नहीं है। इस स्थिति में भी हमने क्या किया, इस स्थिति में भी हमने परिणामी निकाला। कह रहा क्या है कि इस स्थिति में जो परिणामी आया उसका डबल इधर वाला परिणामी आया। मतलब अगर वहां परिणामी में क्या मान लो R मान लेता हूं तो इधर वाला परिणामी कितना आ रहा है, 2R आ रहा है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। और आपको क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन दिस अल्फा एंड दिस बीटा कैलकुलेट करके लाना है। अल्फा और बीटा में क्या संबंध आएगा उसकी गणना आपको करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाओ परिणामी वाला। बस परिणामी कितना है, 2R है, तो 2R का वर्ग कितना हो गया, 4R स्क्वायर हो गया। पहला बल P ही है, Q की जगह भी P ही है, 2P cos। इस बार बलों के मध्य कोण अल्फा नहीं है, 2 अल्फा है। बलों के मध्य कोण 2 अल्फा दिया है, हम अल्फा की जगह 2 अल्फा का प्रयोग करेंगे। फाइनली क्या बन गया ये इक्वेशन बताओ, 4R स्क्वायर बराबर हो गया 2P स्क्वायर प्लस 2P ही स्क्वायर ही, ये बन गया, साथ में आ गया cos 2 अल्फा। फाइनली आपका इक्वेशन बन गया 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर, आपका कॉमन आ गया, बच गया 1 प्लस cos 2 अल्फा। ये आपकी एक इक्वेशन तैयार हुई। ये इक्वेशन कब तैयार हुई आपकी, ये इक्वेशन आपकी तब तैयार हुई जब आपने पहली व्यवस्था में परिणामी का सूत्र लगाया। इसी प्रकार अगर आप दूसरी व्यवस्था में परिणामी का सूत्र लगाओगे तो क्या आएगा, इसी प्रकार की लिख दीजिए।
सिमिलरली जब आप सेकंड जो अरेंजमेंट है ना उसमें आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाओगे तब क्या आएगा, क्या फर्क पड़ेगा बताओ। एक तो एंगल 2 अल्फा की बजाय 2 बीटा हो गया, ठीक है, अल्फा की बजाय बीटा लिख देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। परिणामी 2r की बजाय r ही है उधर, वहां r ही है, इसका मतलब यहां 4r स्क्वायर नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, केवल r स्क्वायर आएगा, केवल आएगा r स्क्वायर बराबर आएगा 2p स्क्वायर। बाकी सेम लिख रहा हूं मैं ना, 4r की बजाय मैंने केवल r स्क्वायर कर दिया, बिकॉज वो तो 2r का स्क्वायर हो गया था इसलिए 4r स्क्वायर हो गया था, ये केवल r स्क्वायर ही बनेगा। इधर आएगा आपका 2p स्क्वायर, साथ में आएगा 1 प्लस cos 2 बीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 2 आ गई है। आप एक काम कीजिए, इस r स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 2 का प्रयोग किसमें कर लीजिए, 1 में कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या करना है आपको, या तो भाग लगा दीजिए, और या फिर भाग नहीं लगाना चाहते तो समीकरण नंबर 2 का प्रयोग 1 में कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपका क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा 4, ये रहा 4, r स्क्वायर की जगह ये वाला मान रख देता हूं मैं, r स्क्वायर की जगह मैंने मान रख दिया 2p स्क्वायर, साथ में 1 प्लस cos 2 बीटा, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में आपका चल रहा है 2p स्क्वायर, साथ में 1 प्लस cos 2 अल्फा। इस वाले r स्क्वायर की जगह ये जो r स्क्वायर का मान था ये मैंने फिट कर दिया, 2p स्क्वायर से मेरा 2p स्क्वायर दोनों पक्षों में कैंसिल आउट हो गया। क्या रिजल्ट मेरा रह गया देख लीजिए, 4 चल रही है, 1 प्लस cos 2 बीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर बीटा, ठीक। इसी प्रकार 1 प्लस cos 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वर्गमूल जैसे ही करेंगे तो रिजल्ट आएगा cos अल्फा बराबर 2 cos बीटा। जैसे ही अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो ये जो 4 cos स्क्वायर बीटा है उसका वर्गमूल 2 cos बीटा हो जाएगा, और वो जो उधर cos स्क्वायर अल्फा है उसका वर्गमूल हो जाएगा cos अल्फा। तो ये आपका ऑप्शन है cos अल्फा बराबर 2 cos बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के मध्य आपको यह संबंध प्राप्त होगा, ठीक है। चलो और प्रश्न करने का प्रयास करते हैं, और अपन ने वहां क्या क्या पढ़ा था। अगला एक बहुत ही सरल सा प्रश्न आपको मैंने उस क्लास में करवाया था, उसी प्रश्न को अपन दोबारा दोहरा लेते हैं कि अपन ने कौन सा प्रश्न किया था। देखिए प्रश्न है, दो बल P और Q 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है दो बल P तथा Q परस्पर 60 डिग्री के कोण पर, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हो तो उनका परिणामी अंडर रूट 7q के बराबर आएगा। झुके हो तो परिणामी अंडर रूट 7q के समान है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है P अनुपात Q का मान ज्ञात करो। प्रश्न क्या बोल रहा है, P अनुपात Q का मान ज्ञात करो। ये वाला प्रश्न आपको दिया है, सारे डेटाज आपको दिए हुए हैं, दोनों बल बताया है, एक बल P बताया है, एक बल Q बताया है, बलों के बीच का कोण 60 डिग्री का ही बताया है, परिणामी भी आपको बताया है। प्रश्न में खुद में ही है हिंट छुपा हुआ कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, परिणामी का सूत्र आपको लगाना, ठीक है। थोड़ा एक बार के लिए अपन डायग्राम बना लेते हैं, वैसे इस प्रश्न में डायग्राम की जरूरत है भी नहीं, है ना, आपको क्लियर मेंशन किया गया है कि परिणामी का सूत्र आपको लगाना है, आपका रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट ही बना देता हूं, कैसे करेंगे देखो। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, परिणामी, परिणामी कौन है, r, r का मान है रूट 7q का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है r स्क्वायर, ये तो हो गया r स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा। अल्फा का मान कितना डिग्री दिया हुआ आपको, 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक कर लीजिए। ये बन गया 7q स्क्वायर बराबर हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस में हो गया, इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, 2 कैंसिल आउट हो गया, pq। फाइनली आपको एक इक्वेशन मिल गई, p स्क्वायर प्लस pq, p स्क्वायर प्लस pq, q स्क्वायर में से 7q स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 6q स्क्वायर बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्या करोगे, p बटा q का मान निकालना है। अब ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो p और q के स्क्वायर में आ गई, और अपने को मान निकालना है p बटा q का,
तो कैसे करें, P बटा Q, P अनुपात Q, P रेशियो Q, भाग लगा दो, Q स्क्वायर का अपने आप बन जाएगा। क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा P अपॉन Q का होल स्क्वायर, जब इस इक्वेशन में मैंने किसका भाग लगा दिया, Q स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये बनेगा P बटा Q और ये बनेगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसका मान चाहे तो फैक्टर करके निकाल दीजिए, फैक्टर अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, फैक्टर ही हो जाएंगे इसके। इसका पहला फैक्टर क्या आएगा बताओ, P अपॉन Q प्लस 3, एक फैक्टर आ गया, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा P अपॉन Q माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर बनेंगे। यहां से जो बलों का अनुपात आएगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसको आप इग्नोर कर दो, छोड़ दीजिए। यहां से जो मान आएगा वो आएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू 2:1, 2 अनुपात 1। यहां से मान क्या आएगा, यहां से मान आ जाएगा P अनुपात Q का मान कितना आएगा, 2 अनुपात 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सरल से प्रश्न है, ज्यादा हार्ड नहीं है। डेटा देख के ही आपको अंदाजा लग गया कि आपको रिजल्टेंट वाला, परिणामी वाला सूत्र यहां आरोपित करना है। परिणामी का सूत्र लगाते ही आपका फॉर्मूला आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, चलो अब अपन जो स्टार्ट करते हैं प्रक्रिया, उसको कहते हैं वियोजन, रिजोल्यूशन। चैप्टर का नाम ही अपना क्या है, चैप्टर का नाम ही है समतलीय बलों का संयोजन एवं वियोजन। समतलीय बलों का संयोजन एवं वियोजन, कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, यही अपना चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का जो पहला जो टॉपिक था संयोजन, वो हमने पढ़ा है। संयोजन के अंतर्गत हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा है वो है दो बलों का संयोजन। अब मैं जो प्रक्रिया शुरू करना जा रहा हूं ना, वो प्रक्रिया कहलाती है वियोजन। रिजोल्यूशन। वियोजन का मतलब क्या है, वियोजन का मतलब है, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, हमें घटक बल दिए गए थे, परिणामी हम ज्ञात कर रहे थे, रिजल्टेंट फोर्स हम निकाल रहे थे। अब उल्टा होगा, वियोजन की प्रक्रिया संयोजन से ठीक उल्टी है। यहां आपको परिणामी दिया जाएगा, परिणामी का दो अलग अलग दिशाओं में झुकाव भी दिया जाएगा। झुकाव का मतलब मेरा है कोण से है, एंगल दिया जाएगा। परिणामी और उस एंगल का प्रयोग आपको करना है, दोनों के प्रयोग की सहायता से आपको घटक बल इस बार आपको ज्ञात करने होंगे। पिछली बार तक क्या हो रहा था, घटक बल हमें दिए हुए थे, परिणामी निकालने का काम हमारा था। अब ये काम जस्ट उल्टा हो गया, परिणामी हमें दिया गया, घटक बल निकालने का कार्य हमारा है। ये जो जस्ट संयोजन की विपरीत प्रक्रिया है, यही क्या कहलाती है, वियोजन यानी रिजोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। अगला हमें क्या तो डेटा देगा और क्या हमसे पूछेगा, अपन दोनों ही बात करते हैं। देखो ये मान लीजिए अपना एक समांतर चतुर्भुज है। इस बार आपको एक परिणामी दिया हुआ है, मैं जो ब्लू से मार्किंग कर रहा हूं वो अपने को दिया हुआ है। परिणामी ज्ञात है, परिणामी की एक दिशा ज्ञात है, परिणामी की दूसरी दिशा भी ज्ञात है। मतलब मुझे आर नोन है, अल्फा नोन है और बीटा नोन है। परिणामी का परिणामी का अल्फा की दिशा में घटक पी कितना आएगा मुझे नहीं पता है, ज्ञात करना है। और परिणामी का बीटा की दिशा में घटक क्यू कितना आएगा, यह भी अज्ञात है, यह भी मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। आप समझ गए होंगे मतलब क्या है। पिछली बार तक क्या हो रहा था, P आपको दिया हुआ था संयोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत, Q भी आपको दिया हुआ था। P और Q दोनों ज्ञात होने की स्थिति में, बलों के मध्य कोण भी दिया हुआ था, उसके भी ज्ञात होने की स्थिति में परिणामी आपने निकाला था। परिणामी का बल से झुकाव जो था ना, ये भी आपने ज्ञात किया था। इस बार मामला जस्ट उल्टा है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, आप सब समझदार हो कि ये जो चतुर्भुज है आपके सामने जो बना हुआ है ABCD, ये एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। इसका मतलब अगर ये वाली भुजा Q है तो ये वाली भुजा भी कितने की आएगी, Q ही आएगी। अगर ये जो एंगल है CAD, ये बीटा एंगल है, तो ये वाला एंगल भी कितना ही आएगा, बीटा ही आएगा। और अगर ये अल्फा है और ये बीटा है और ABC एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये बन जाएगा आपका पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। आपने क्या किया, आपने दिए गए आंकड़ों के आधार पर एक त्रिभुज हो गया ABC, उसको कंप्लीट कर लिया। त्रिभुज को कंप्लीट करने से मेरा मतलब है त्रिभुज के तीनों कोण अल्फा बीटा और पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा तीनों ही ज्ञात है। तीनों ही ज्ञात क्यों है, क्योंकि अल्फा पता है और बीटा भी पता है। जब अल्फा और बीटा दोनों ही पता है तो पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा भी आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। नोन हो गए, ज्ञात हो गए। आर जो है वो भी क्या है, ज्ञात है, जो कि पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा के सामने वाला एंगल है, ये भी ज्ञात है।
आपको अगर कोई चीज ज्ञात नहीं है तो वो है पी और क्यू। आप क्या कर सकते हो, आप त्रिभुज एबीसी में कौन सा सूत्र लगा सकते हो, त्रिभुज एबीसी में साइन फॉर्मूला यानी ज्या सूत्र आप लगा सकते हो। साइन फॉर्मूला क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजा सदैव सम्मुख कोण की ज्या के क्या होती है, समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। त्रिभुज की पहली भुजा है पी के परिमाण में, उसके सामने वाला एंगल है बीटा, तो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, पी साइन बीटा के प्रोपोर्शनल आएगा। इसी प्रकार दूसरी भुजा है क्यू, उसके सामने वाला एंगल है अल्फा, किसके प्रोपोर्शनल आएगा, साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल आएगा। आर सामने वाला एंगल है पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्रोपोर्शनल आएगा। कौन सा सूत्र लिया भैया प्रयोग में, ज्या सूत्र। मैं एक बात समझ गया कि वियोजन के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, वियोजन के लिए ज्या सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो रटा क्यों जाए, आपको वियोजन के सूत्र फिर याद ही क्यों करने हैं, याद ही नहीं करने, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वियोजन जहां जहां लगाना है वहां वहां अपन साइन फॉर्मूला लगा देंगे, ज्या सूत्र लगा देंगे अपना। अब देखो ये एक पद है, ये एक समीकरण है पूरी, उस समीकरण में यह एक पद है जिस पद में बीटा ज्ञात है पी अज्ञात है, ये एक अननोन टर्म पी लेके बैठी हुई है। इसी प्रकार यहां भी एक टर्म अननोन है, वो है क्यू। इस पूरे में पद सारे ज्ञात हैं, अल्फा भी ज्ञात है, बीटा भी ज्ञात है, और आपको किसका मान भी पता है, आर का मान भी आपको पता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि इस पद में आने वाले सारे डेटाज सवाल में मुझे दिए जाएंगे, ज्ञात होंगे। वियोजन की प्रक्रिया ऐसी ही होगी जिसमें अल्फा, बीटा और आर तीनों के तीनों नोन होंगे, ज्ञात होंगे। मतलब यह पद पूर्णतः ज्ञात है। इसलिए मैं क्या करूंगा, पहला और तीसरा अनुपात लेके पी का मान निकाल दूंगा, दूसरा और तीसरा अनुपात लेके क्यू का मान निकाल दूंगा। तो बताओ फर्स्ट और थर्ड रेशियो से पी का मान कितना आ जाएगा, पी का मान आएगा आर के गुणा में चला जाएगा साइन बीटा, तो ये हो गया आर साइन बीटा बटे साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर ही होता है, तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा ही आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड रेशियो से ये रिजल्ट आ गया। सेकंड और थर्ड रेशियो लेंगे तो क्यू का मान आ जाएगा, कितना आएगा, आर साइन अल्फा बटे साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा जाएगा। आपके लिए क्या तैयार हो गए, आपके लिए वियोजन के दो सूत्र तैयार हो गए। एक सूत्र पी बल को ज्ञात करने के लिए हो गया जो कि अल्फा की दिशा में था, और एक बल क्यू बल को ज्ञात करने के लिए हो गया दूसरा सूत्र जो कि बीटा की दिशा में था ना। ध्यान रहे, अल्फा दिशा में जो भी घटक बल आ रहा है उसके लिए साइन बीटा यूज हो रहा है, और बीटा दिशा में जो भी घटक बल आ रहा है उसके लिए साइन अल्फा यूज हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि आप इन सूत्र को याद ही मत करना, आपको सूत्र याद करने की बिल्कुल भी दरकार नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपको एक प्रोसेस समझ में आनी चाहिए कि वियोजन की प्रक्रिया कहां से होकर निकली है, वियोजन की प्रक्रिया किस सूत्र से होकर निकली है, ज्या सूत्र यानी साइन फॉर्मूला से होकर निकलती है। तो बस इतनी सी बात याद रखो, जहां जहां वियोजन करना होगा वहां वहां ज्या सूत्र लगा लेंगे, साइन फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आती है, दो शब्दों से आपको परिचित होना पड़ेगा यहाँ पे। एक शब्द आता है घटक बल, या केवल मैं घटक कहता हूं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोनेंट, और एक शब्द आता है वियोजित भाग, रिजोल्व पार्ट। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिजोल्व पार्ट, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोनेंट। इन दोनों शब्दों में क्या भिन्नता है, कैसे ये दोनों शब्द एक दूसरे से अलग अलग हैं, इस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बस यहां क्या कहा मैंने डायग्राम में, यहां मैंने कहा कि P और Q कैसे बल हैं, घटक बल हैं। किसके घटक हैं, R के घटक हैं। ध्यान दीजिएगा, R के घटक P और Q ज्ञात करने के लिए आपको दोनों दिशाएं दी गई। आपको यह बताया गया कि जो बल P है ना वो R से अल्फा कोण पर झुका हुआ है। आपको यह भी बताया गया कि जो बल Q है वो R से बीटा कोण पर झुका हुआ है। क्या आपको दोनों बलों P और Q दोनों की दिशाएं अलग अलग ज्ञात थी, आपको दोनों ज्ञात थी। अल्फा आपको अलग से सवाल में नोन था, वियोजन की प्रक्रिया में अल्फा ज्ञात होता है, वियोजन की प्रक्रिया में बीटा भी ज्ञात होता है, जो कि Q का झुकाव है। मैं कह सकता हूं परिणामी से Q का झुकाव और परिणामी से P का झुकाव दोनों ज्ञात है। इसका मतलब मुझे अगला दो एंगल दे रहा है, एक एंगल P के झुकाव के लिए बता रहा है और एक एंगल Q के झुकाव के लिए बता रहा है। तो जब आपको दोनों झुकाव अलग अलग दिए जाएं, जब आपको अल्फा और बीटा अलग अलग क्या हो, अलग अलग ज्ञात हो, नोन हो, उस स्थिति में परिणामी के जो दो बल, परिणामी के जो टुकड़े हो गए, दो बल बने ना P और Q, वो क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। लेकिन यदि अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो जाए, लेकिन यदि अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब एक बल की दिशा तो दी जाए,
दूसरे की स्वतः ही निकल जाए। कितना योग करके, मतलब अगर मान लीजिए कि P 30 डिग्री झुका हुआ है तो Q अपने आप ही 60 डिग्री झुका हुआ होना चाहिए। मान लीजिए कि P 45 डिग्री झुका हुआ है तो Q अपने आप ही 45 डिग्री झुका हुआ होना चाहिए। मान लीजिए कि P 40 डिग्री झुका हुआ है तो Q अपने आप ही 50 डिग्री झुका हुआ होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां दो घटक बल जिनको अपन कह रहे हैं उन दोनों के मध्य का जो कोण है वो कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री परस्पर लंबवत हो। घटक आपस में क्या हो गए, घटक आपस में लंबवत हो गए। जब ये घटक कंपोनेंट परस्पर क्या हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं, तो इन्हीं का नाम क्या होता है, वियोजित भाग, रिजोल्व्ड पार्ट कहलाता है। इसका मतलब घटकों में क्या होता है, घटकों में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल है उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों दिशा फिर वो अलग अलग आपको देगा। लेकिन जब शब्द वियोजित भाग प्रयोग में लाया जाता है तब एक बात अंडरस्टूड होती है, अपने आप पता होती है कि दोनों जो झुकाव हैं अलग अलग, P बल का झुकाव और Q बल का झुकाव, परिणामी से पहले घटक बल का झुकाव, परिणामी से दूसरे घटक बल का झुकाव, दोनों झुकावों के मध्य का जो कोण बनता है, मतलब अल्फा और बीटा का जो योग बनता है ना वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। परस्पर लंबवत झुकाव होने के कारण ये क्या कहलाते हैं, वियोजित भाग कहलाते हैं। आपको बस एक शब्द बदल गया है यहाँ पे, उस शब्द को आपको सावधानी से याद रखना है कि कौन सा भाग वियोजित भाग कहलाता है, जब दोनों घटक बलों के मध्य का कोण कितना डिग्री का हो, जब दोनों घटक बलों के मध्य का कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे घटक क्या कहलाते हैं, वियोजित भाग, रिजोल्व्ड पार्ट कहलाते हैं। ठीक है, आगे समझ बात। अब इसके अपन कुछ प्रश्न करते हैं। मैं तो कहता हूं कि वियोजन की प्रक्रिया को खाली इतने एक शब्द से याद कर लो, आप पूरे वियोजन की प्रक्रिया को एक शब्द से याद कर लो कि वियोजन मतलब ज्या सूत्र, वियोजन मतलब साइन फॉर्मूला, ज्या सूत्र। वियोजन की पूरी प्रक्रिया ही किससे सरल की जा सकती है, ज्या सूत्र की सहायता से सरल की जा सकती है। तो फिर फॉर्मूले क्यों रटने फालतू में, ज्या सूत्र, वियोजन, बात खत्म। ठीक है, चलो अब इसके अपन क्या करते हैं, अब इसके अपन कुछ सवाल करते हैं। देखो, और सवालों के दौरान मैं आपको एक दो बात पूछ लूंगा, उन बातों के आप जवाब दे दोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि घटकों में और वियोजित भागों में फर्क क्या है, वो सारी बात आप अपने आप ही समझ जाओगे। एक प्रश्न मैं यहां नोट करता हूं, प्रश्न है 10 न्यूटन बल के घटक ज्ञात कीजिए जबकि 10 न्यूटन बल के घटक ज्ञात करो जबकि इसकी क्रिया रेखा से विपरीत दिशाओं में झुकाव क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री हो, जबकि इसकी क्रिया रेखा से विपरीत झुकाव क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हो। आपको देखो दो डायरेक्शन अलग अलग डिफाइन करके दी हुई है, आप प्रश्न को पढ़ते ही समझ जाओगे, ज्यादा दूर आएगा ही नहीं आपको। एक झुकाव 30 डिग्री का बताया है, एक झुकाव 45 डिग्री का बताया है। 30 और 45 का योग करते 75 आएगा, 90 नहीं आएगा। इसका मतलब ये घटक बलों के बारे में बात हो रही है, ये घटक बल क्या नहीं कहलाएंगे, वियोजित भाग, रिजोल्व्ड पार्ट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, सिंपली एक डायग्राम बनाओ, डायग्राम से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या डायग्राम बनाएंगे भैया, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भैया परिणामी कितने न्यूटन का दिया हुआ है, 10 न्यूटन का। एक घटक निकालो 30 डिग्री की दिशा में और दूसरा घटक निकालो 45 डिग्री की दिशा में। 30 डिग्री की दिशा में घटक P मान लेते हैं, 45 की दिशा में घटक Q मान लेते हैं, दोनों निकालने। अच्छा ये 45 तो Z की आकृति में बना हुआ है, एकांतर कोण ये भी कितने डिग्री का ही आएगा, 45 का ही आएगा। 75 को घटा दीजिए किस में से, 180 में से, तो ये बचेगा आपका 105 डिग्री। सामने वाला बल Q है ये वाला, तो ये वाला बल भी कितना ही आएगा, Q ही आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वियोजन की इस प्रक्रिया में त्रिभुज ABC में कौन सा सूत्र लगाना है, ज्या सूत्र यानी साइन फॉर्मूला लगाना है। त्रिभुज ABC में कौन सा सूत्र अपन लगाएंगे, ज्या सूत्र यानी साइन। मैंने आपको याद ही नहीं करवाया सूत्र, अगर आपके सूत्र रटे हुए हो तो सीधे लगा दो, आप तो रटना ही नहीं है, क्यों फालतू में दिमाग में कचरा भरना अपने को। क्या आएगा बताओ, P के बट्टे में क्या आएगा, P के बट्टे में आएगा साइन 45 डिग्री। Q के बट्टे में क्या आएगा बताओ, Q के बट्टे में आएगा, सामने वाला कोण है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री की ज्या आ जाएगी,
साइन 30 डिग्री आ जाएगा। परिणामी आर का मान 10 न्यूटन दिया हुआ है, उसके सामने वाला कोण 105 डिग्री है, तो ये साइन 105 डिग्री आ जाएगा, है ना। मान ज्ञात कर लीजिए। पी के बट्टे में आएगा साइन 45 जो कि 1/वर्गमूल 2 होता है, क्यू के बट्टे में आएगा साइन 30 जो कि 1/2 होता है, और यहां से 10 के बट्टे में क्या आएगा ये देख लो, साइन 105 का मान निकालेंगे, साइन 60 प्लस 45, 60 और 45 का योग 105 हो जाएगा। साइन 60 प्लस 45 के लिए आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन ए कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45, ये आपका क्या आएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आप जब पहले और तीसरे को एक साथ करोगे तो बताओ पी का मान कितना आ जाएगा, ये 1/√2 यहाँ जाएगा, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 20/√3 प्लस 1 न्यूटन। ये तो किसका मान आ गया, ये तो आपका आ गया पी का मान। ऐसे ही आप इस क्यू को यहाँ भेज दीजिए तो कितना बनेगा, क्यू का मान कितना आ जाएगा देख लीजिए, ये 1/2 यहाँ जाएगा, 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10√2, 10√2/√3 प्लस 1 न्यूटन। पहले और तीसरे से तो आपने क्या निकाला, पहले और तीसरे तो आपने बल पी का परिमाण निकाल दिया, बल पी का परिमाण आएगा 20/√3 प्लस 1 न्यूटन बल, और बल क्यू का जो परिमाण आएगा वो आएगा 10√2/√3 प्लस 1 न्यूटन। ये जो दूसरा फोर्स आपका क्यू था उसका आपको क्या मिल जाएगा, उसका आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, उसका परिमाण आपको मिल जाएगा। ये वियोजन का आपका दूसरा प्रश्न हो गया। वियोजन का एक प्रश्न अपन ने उस क्लास में जो और किया था वही अपन दोबारा कर लेते हैं। प्रश्न था किसी दी गई दिशा में 15 न्यूटन बल का वियोजित भाग 12 किलोग्राम भार का बल है, दूसरा वियोजित भाग ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या बोल रहा है देखो, अगला प्रश्न जो अपन ने उसी क्लास में किया था उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं। क्या बोल रहा है, किसी दी गई दिशा में, किसी दी गई दिशा में 15 किलोग्राम भार बल का वियोजित भाग, किसी दी गई दिशा में 15 किलोग्राम भार बल का वियोजित भाग 12 किलोग्राम भार है, तो दिशा एवं दूसरा वियोजित भाग, दूसरा वियोजित भाग क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। एक रिजोल्ट पार्ट तो आपको दिया है, कौन से डायरेक्शन में बोल रहा है, किसी दी गई दिशा में, और दूसरा वियोजित भाग आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां देखो एक बढ़िया शब्द काम में आ रहा है, यहां कौन सा शब्द काम में आ रहा है, यहां एक शब्द है वियोजित भाग, रिजोल्व्ड पार्ट, ये काम में आ रहा है। और इसका सीधा सीधा मतलब मैं समझता हूं, इसका डायरेक्ट मतलब क्या है कि जो बलों के बीच का कोण है वो 90 डिग्री का है। मतलब मुझे सीधे सीधे कहा गया है कि जो आपको समांतर चतुर्भुज बनाना ना, वो आप समांतर चतुर्भुज नहीं आयत बना लीजिए, ठीक है। आयत जो होता है वो 90 डिग्री पर समांतर चतुर्भुज ही होता है, और क्या होता है ना। क्या कह रहा है कि आपका जो परिणामी बल है ना वो तो है 15 किलोग्राम भार का, किसी दी गई दिशा में उसका एक वियोजित भाग कितना आ रहा है, 12 किलोग्राम भार का आ रहा है, दूसरा वियोजित भाग आपको ज्ञात करना है। भैया इस बार आपको पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो इस एंगल के बारे में अब आपको सवाल में और कोई जानकारी दी जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये अल्फा है तो ये अपने आप ही कितना हो गया, ये अपने आप ही 90 माइनस अल्फा का एंगल हो गया। दैट्स ऑल, निकाल लीजिए। दूसरा वियोजित भाग कितना मान लीजिए, दूसरा रिजोल्ट पार्ट क्यों मान लीजिए आप, और आप फॉर्मूला लगाओ, काम हो जाएगा। बताओ ज्या सूत्र से क्या आएगा, साइन फॉर्मूला से क्या आ जाएगा आपका, साइन फॉर्मूला से आ जाएगा 12 के बट्टे में क्या आएगा, साइन 90 माइनस अल्फा, क्यू के बट्टे में क्या आएगा, क्यू के बट्टे में आएगा साइन अल्फा, बराबर 15 किलोग्राम भार के बट्टे में आ जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। इसमें कौन अज्ञात है, अल्फा, इसमें अल्फा और क्यू दोनों ही अज्ञात हैं, इसमें सारा मसाला ज्ञात है, इसका इस्तेमाल करो पहले के साथ। क्या आएगा बताओ, ये आएगा 12 बट्टे cos अल्फा बराबर आ जाएगा 15, मतलब यहां से cos अल्फा का मान आ गया 12 बट्टे 15। मैं अगर इसको 3 से काट दूं तो ये आएगा 4 बट्टे 5। दिशा आ गई। प्रश्न में क्या पूछा था देखो, प्रश्न में आपको दिशा पूछी थी ना, वो आ गई। कितना आ गया, यहां से आपको अल्फा का मान मिल गया cos इनवर्स 4/5। आप सारे बच्चे जानते हो अगर cos इनवर्स 4/5 है तो sin इनवर्स 3/5 भी इसे लिखा जा सकता है।
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आप इसको sin इनवर्स 3 बटे, क्योंकि 3 4 और 5 का पाइथागोरस पेयर होता है ना, उस पेयर की सहायता से हमने लिख दिया। उसने पूछा कि दूसरा वियोजित भाग भी निकालो, और दूसरा वियोजित भाग कौन है अपना, q। तो सेकंड और थर्ड रेशियो का इस्तेमाल करके अपन q निकाल सकते हैं। कितना आएगा q बताओ, q का मान आएगा 15 गुणा sin अल्फा बटे sin 90, 15 गुणा sin अल्फा बटे sin 90 का मान 1 हो गया, और आपको पता है sin अल्फा का मान कितना है 3 बटे 5, तो कितना आ गया 9 किलोग्राम भार का, क्या आ गया 9 किलोग्राम भार का आपका दूसरा वियोजित भाग आ जाएगा। 12 और 9 दोनों मिलके ही तो 15 का स्क्वायर बनाएंगे, 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर जोड़ लो 15 का स्क्वायर बनाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम तो हमेशा ही लगेगी, चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट निकाल दो, चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट निकाल दो, 15 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा दो, q आएगा, इस वर्गमूल कर दो, q का मान निकल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी किया जा सकता है, पर चूंकि वियोजन की प्रक्रिया की अपने को चर्चा करनी थी, वियोजन की प्रक्रिया से हमने निकाला है, आप चाहो तो इसको सीधे भी निकाल सकते हो। 9th क्लास का प्रश्न है, 11वीं क्लास में वियोजन की प्रक्रिया की जानकारी जरूरी नहीं होनी। और देख लीजिए क्या सवाल अपन ने वहां किया था। प्रश्न है r को दो दिशाओं में वियोजित किया जाता है, जिनमें से एक तो 2r है जो r से 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, दूसरा घटक और दूसरे घटक की दिशा ज्ञात करो। प्रश्न क्या बोल रहा है, r को, प्रश्न बोल रहा है r को दो दिशाओं में वियोजित किया जाता है, दो दिशाओं में वियोजित किया जाता है, जिनमें से एक बल 2r है जो r से 60 डिग्री के कोण पर झुका है। इनमें से एक 2r है जो r से कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। दूसरा घटक व उसका झुकाव, दूसरा घटक व उसका झुकाव ज्ञात कीजिए। फाइंड द सेकंड कंपोनेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, ये आपका प्रश्न है। मैं डायग्राम बना देता हूं। प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आर को दो भागों में तोड़ा गया है, इसको दो भागों में तोड़ा गया है, जिसमें से एक तो आया 2r जिसका झुकाव आया 60 डिग्री, दूसरा ज्ञात करो, दूसरे का झुकाव भी ज्ञात करो। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि दूसरा बल q है और दूसरे का झुकाव कितना है, अल्फा। आप जानते हो कि ये वाला अल्फा आएगा तो ये वाला भी अल्फा आएगा, और ये वाला एंगल कितना आएगा बताओ, 180 में से 60 माइनस करो 120, उसमें से अल्फा और घटाओ, तो ये आएगा 120 डिग्री माइनस अल्फा। q के सामने वाली यह भुजा भी कौन हो जाएगी, q हो जाएगी। और इस प्रकार आपका त्रिभुज एबीसी में ज्या सूत्र लगाने का रास्ता क्या हो गया, साफ हो गया है आपके सामने। जैसे ही आप त्रिभुज एबीसी में ज्या सूत्र लगाओगे आपको क्या मिलेगा बताओ, जैसे ही आप त्रिभुज एबीसी में ज्या सूत्र लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2r के बट्टे में क्या आएगा बताओ, 2r के बट्टे में आएगा sin अल्फा, r के बट्टे में क्या आएगा, r के बट्टे में आएगा sin 120 डिग्री माइनस अल्फा, और q के बट्टे में क्या आ जाएगा, q के बट्टे में आएगा sin 60। ये आपकी क्या तैयार हो गई, ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। इन दोनों का इस्तेमाल करके आप किसका मान निकाल सकते हो, अल्फा का मान निकाल सकते हो। r से r कट जाएगा, प्रथम दोनों अनुपात में क्या आएगा बताओ, प्रथम दोनों अनुपात में लेने पर आएगा 2 sin 120 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। पहले और दूसरे रेशियो से निकाला है अपन ने ये मान, सरल कर लीजिए, ये आएगा 2 साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, तो ये बनेगा साइन 120 जिसका मान होता है √3/2 cos अल्फा
माइनस कोस 120 जिसका मान होता है 1/2 साइन अल्फा, बराबर किसके आ गया, बराबर आ गया साइन अल्फा के। ठीक करो, देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया √3 cos अल्फा, √3 cos अल्फा, बिकॉज 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2 से 2 गया तो साइन अल्फा, अरे भैया साइन अल्फा, उधर भी साइन अल्फा, दोनों कट गए। यहां से आपका cos अल्फा का मान कितना डिग्री है, कितना आ गया 0, मतलब अल्फा का मान कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री आएगा। ये जो दूसरे घटक बल का झुकाव है ना, वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरा बल निकालना है। तो दूसरा बल किससे निकालेंगे, अल्फा का मान 90 डिग्री प्रयोग कर लो, किसमें प्रयोग कर लो, पहले और तीसरे अनुपात में। तीसरे में क्यों, क्योंकि क्यू जो निकालना है वो तीसरे में छुपा हुआ है। फर्स्ट और थर्ड रेशियो ले लीजिए आप, पहला और तीसरा जो अनुपात है वो ले लीजिए। क्यू का मान कितना आएगा बता दीजिए, क्यू का मान आएगा 2r गुना साइन 60, 2r गुना साइन 60 बटे साइन अल्फा, बटे साइन अल्फा। अल्फा का मान कितना डिग्री आ चुका है, 90 डिग्री आ चुका है। मान रख दीजिए साइन 90 का मान 1, साइन 60 का √3/2 से कट गया 2, तो ये आएगा √3r। दूसरा जो घटक आएगा वो कितना आएगा, वो √3r आएगा, √3r बन जाएगा सेकंड कंपोनेंट आपका। ठीक है, ये आपने क्या किया है, ये आपने वियोजन के कुछ प्रश्न करने का प्रयास किया है, जहां आपने रिजोल्ट पार्ट ज्ञात किए दिए गए परिणामी के। ये आपका वियोजन था। ठीक है, अगला टॉपिक अपन पढ़ते हैं एन बलों का संयोजन। थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको एन बलों के संयोजन की इससे अगला जो लेक्चर हुआ था उसमें भी दी थी, यहां केवल अपन उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। टॉपिक क्या है, टॉपिक है 2 से अधिक बलों का संयोजन, कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस मोर देन 2 फोर्सेस। ठीक है, 2 से ज्यादा बल आपको दिए जाएंगे, उनका आपको क्या करना है, संयोजन करना है। क्योंकि 2 बलों का संयोजन तो आपने ऑलरेडी करना सीख लिया है, 2 बलों का संयोजन तो आपने अभी, अब मैंने खूब सारे सवाल भी किए उसके, r² = p² + q² + 2pq cos अल्फा से। मान लीजिए आपको एक बिंदु दिया गया है, जिस बिंदु पर एक बल लग रहा है F1, उस F1 बल की क्षैतिज के साथ दिशा, ये मान लीजिए कौन सी डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, उस बल F1 का क्षैतिज के साथ कोण है α1। इसी प्रकार इस पर एक दूसरा बल और भी लग रहा है, नाम है उसका F2, और F2 का भी क्षैतिज के साथ कोण है α2। इसी क्रम में एक बल और लगा जिसका नाम है F3, F3 का क्षैतिज के साथ जो कोण आया वो आया α3, और यूं करते करते एक बल और लगा है Fn, और Fn का भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, क्षैतिज के साथ कोण कितना है, αn। मतलब मैंने क्या किया, एक बिंदु था मेरा A, उस बिंदु A पर खूब सारे बल लगाए, F1 से लेकर Fn तक n फोर्सेस मैंने अप्लाई कर दिए, लेकिन ध्यान रहे उन सभी n फोर्सेस की डायरेक्शन अपने को पता है, α1 क्षैतिज के साथ पहले बल की दिशा, α2 क्षैतिज के साथ दूसरे बल की दिशा, α3 क्षैतिज के साथ तीसरे बल की दिशा, αn क्षैतिज के साथ Fn की दिशा, सभी बल ज्ञात है, सभी बलों की क्षैतिज दिशा के साथ कोण भी अपने को दिया गया। ऐसी स्थिति में परिणामी अपन कैसे प्राप्त करेंगे ये समझो। जब आपको क्षैतिज दिशा बता दी गई है तो ऊर्ध्वाधर दिशा आपको बताने की दरकार नहीं है, क्षैतिज के लंबवत हमेशा ही कौन मिल जाएगी, क्षैतिज के लंबवत हमेशा ही ऊर्ध्व दिशा मिल जाएगी। इसके बारे में अगला जिक्र ना भी करे तो पता है, अंडरस्टूड है कि इससे 90 डिग्री पर ही मिलेगी। मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि माना सभी बलों का परिणामी, मैंने मान लिया, क्या मान लिया, सभी बलों का परिणामी कौन है, r है, तथा परिणामी की दिशा कौन मान ली, परिणामी की दिशा थीटा, एक बार के लिए मैंने मान ली, डायरेक्शन थीटा है। तब क्या आएगा बताओ, परिणामी का क्षैतिज घटक किससे दिशा है, परिणामी की दिशा किससे दिशा, क्षैतिज से दिशा, परिणामी की दिशा किससे लिए, क्षैतिज पर, क्षैतिज से लेंगे तो कोस कंपोनेंट आएगा ना क्षैतिज पर, वरना तो साइन आ जाएगा, है ना। तो r cos थीटा परिणामी की क्षैतिज दिशा में घटक की वैल्यू है, किसके बराबर आएगा बताओ, पहला बल है F1, उसका क्षैतिज घटक हो गया cos α1, F2 का क्षैतिज घटक हो गया cos α2, क्योंकि F2 ने α2 एंगल बनाया था,
और इसी क्रम में Fn का क्षैतिज घटक हो गया Fn कोसल्फाइन। मैं एक थ्योरी में लाइन लिख देता हूं, परिणामी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, परिणामी का क्षैतिज घटक बराबर क्या हो गया, सभी घटक बलों के क्षैतिज घटकों का योग। अब इधर आपके पास n पद है, F1 cos अल्फा 1 अपने आप में एक पद है, F2 cos अल्फा 2 अपने आप में एक पद है, यूं ही Fn cos अल्फा n अपने आप में पद है, सभी अपने आप में टर्म्स है, मैथमेटिकल टर्म है। सभी का योग मान लीजिए कौन आया, सभी का योग एक बार के लिए मान लेते हैं x आया, मतलब x का मतलब क्या है, इन सब को सरल करने पर x आया। इसी प्रकार बताओ कि परिणामी का ऊर्ध्वाधर घटक कितना आ जाएगा। ऊर्ध्वाधर घटक कैसे निकालेंगे, सारे कोसेस किससे रिप्लेस कर दो, साइन से रिप्लेस कर दो, तो r sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा, f1 sin अल्फा 1 प्लस f2 sin अल्फा 2 और यूं करते करते fn sin अल्फा n तक आ जाएगा। और ऐसा मान लिया कि इन सब का योग कितना आएगा, इन सब का योग आ गया y। परिणामी का क्षैतिज घटक निकाल लिया, परिणामी का ऊर्ध्व घटक निकाल लिया, दोनों का आपको परिणामी याद करना है। इसमें r cos थीटा है, इसमें r sin थीटा है और आपको r निकालना है। आपको पता है आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, जोड़ना है, थीटा गायब हो जाएगा, r अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये बनेगा r स्क्वायर बराबर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी परिणामी का मान आएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और जैसे ही r sin थीटा वाली इक्वेशन में r cos थीटा वाली इक्वेशन का भाग लगा देंगे तो ये बन जाएगा r sin थीटा बट्टे r cos थीटा, मतलब tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, y अपॉन x के बराबर आ जाएगा। मतलब थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान आ गया, थीटा का मान आ गया tan इनवर्स y अपॉन x। ये परिणामी की दिशा को व्यक्त करेगा और ध्यान रखिएगा परिणामी की क्षैतिज से दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, ये है n बलों का संयोजन। ठीक है, इसके बारे में चर्चा अपन ने, इससे अगला जो अपना वीडियो हुआ था उसमें भी अपन ने चर्चा की हुई है, तो आप एक बार के लिए यहां तक ही इसको देखें। बाकी इसके बारे में मैंने ये भी बताया था कि परिणामी जीरो होने पर बल संतुलन में होते हैं, बल संतुलन में होने की क्या क्या स्थितियां होती है उसके बारे में अपन ने डिटेल में चर्चा की हुई है, वो अपन ने इससे अगले वीडियो में चर्चा की। ठीक है, ये जो अपना वीडियो था ये केवल उस बात को दोबारा याद करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए अपन ने बनाया है जो बात अपनी रिकॉर्डिंग के टाइम पर मिस हो गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।